नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन लिया है और 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अतः 30 क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा और पहला काम आप ये करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो कंजूस मत बनिए, इसमें आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। भैया वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए अक्षरों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसे कहेंगे वर्णमाला, तो देखिए दोस्तों, इसमें वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह होना ही जरूरी क्यों है, क्योंकि छोटा आ के बाद, है ना, अगर आप जा रख देते हो, जा के बाद आप खष्टी सा रख देते हो, उसके बाद ज्ञा रख देते हो, फिर झा रखते हो, फिर माँ रखते हो, तो ये आपका वर्णमाला, वर्णों का समूह तो बन रहा है लेकिन वर्णमाला नहीं बनेगा, है ना। वर्णमाला के लिए वर्णों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए, यानी इसका अपना क्रम निर्धारित है। छोटा के बाद बड़ा, बड़ा के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, है ना, तो ये व्यवस्थित समूह है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहेंगे क्या, वर्णमाला। अब देखिए अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे। भैया अक्षरों के समूह को शब्द तो कहते हैं, लेकिन वो सार्थक शब्द भी हो सकते हैं, निरर्थक शब्द भी हो सकते हैं। तो अक्षरों का अगर व्यवस्थित समूह रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, है ना। अक्षरों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाएगा। वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को भैया वर्णमाला नहीं कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ये आपका ऑप्शन नहीं था। शब्दों के समूह को, देखिए दोस्तों, शब्दों के समूह को भी हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, लेकिन वो वाक्य तुम्हारा सार्थक, है ना, और निरर्थक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम शब्दों के व्यवस्थित समूह को रखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य कहलाएगा, सार्थक वाक्य कहलाएगा। तो याद रखना, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहेंगे, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहेंगे और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी में भाई कई परिवारों का योगदान है ना। उनमें से भारोपीय परिवार का आपका 73% योगदान है और द्रविड़ परिवार का 25% योगदान है ना। और शेष जो बच जाता है, कितना शेष आपका 2% बच रहा है और वो 2% में इन दोनों का योगदान रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है उसी परिवार का हम इसे मानेंगे। तो 73% भारोपीय परिवार का योगदान है। अतः हिंदी भाषा परिवार, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की होगी, भारोपीय भाषा परिवार की होगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है और इस तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ऑप्शन आपका पहला है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 343 से 351 के बीच भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें आपका कुल मिलाकर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। और ये जो आपका 22 भाषाएं हैं, है ना, शुरुआत में 22 भाषाओं को नहीं लिया गया था, है ना। शुरुआत में आपका कुछ ही भाषाओं को लिया गया था, बाद में आपका 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो इस तरह से कुल आज के डेट में 22 भाषाओं का उल्लेख हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन है मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से और ब्राह्मण से। किससे विकसित है, तो देखिए यहाँ पर मागधी से आपका मैथिल, है ना, मैथिली बोली का विकास हुआ है। अर्धमागधी से आपका बघेली बोली का विकास हुआ है, बघेली बोली का विकास हुआ है। और ये सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है, खड़ी बोली का विकास हुआ है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आप जान चुके होंगे कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो भैया खड़ी बोली
सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है, इसका यही करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी है कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, अपभ्रंश है, पाली है और या प्राकृत है। तो देखिए अगर ये आदि वर्ण ना लगाया होता तो हिंदी की जननी आपका क्या हो जाता? अपभ्रंश हो जाता, है ना। लेकिन इसने आदि लगा दिया। आदि का मतलब आपको एकदम पीछे जाना पड़ेगा और बहुत पीछे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आदि जननी में आपका संस्कृत हो जाएगा। याद रखना, आदि ना रहता तो अपभ्रंश रहता, आदि आ गया है तो संस्कृत आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप तो जानते हो हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को होता है ना। तो 14 सितंबर ही आपका जवाब होगा और वर्ष आपको चुनना पड़ेगा। तो ये वाला और ये वाला वैसे ही खत्म हो गया। अब 14 सितंबर 1949 को हुआ या 14 सितंबर 1950 को हुआ, तो ये वाला भी हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से पहले ही, है ना, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। तो ये आपका 14 सितंबर 1949 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है? भैया यहाँ पर आप तो जान रहे हो अनुच्छेद की बात नहीं है, यहाँ पर अनुसूची है। अनुच्छेद तो आपका 343 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अनुसूची की बात कर रहा है। तो कौन सी अनुसूची है? आप तो जानते हो जब संविधान बन करके तैयार हुआ उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है ना। और जब संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय जो 8वीं अनुसूची थी वही 8वीं अनुसूची ही क्या थी? भाषाओं से संबंधित थी। उसी में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, है ना। मतलब बाद में वो तो 22 जोड़ जोड़ करके 22 बनाया गया, 8 भाषा बाद में जुड़ी है ना। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची करेक्ट आपका आंसर होगा। और ये भी जानते रहिए 7वीं अनुसूची शक्ति के विभाजन से है ना। जो आपका क्या नाम है, समवर्ती सूची होती है, संघ सूची होती है और राज्य सूची होती है ना। इसके तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ये छा वर्ण, है ना, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए ये आपका छा वर्ण है ना। और छा वर्ण जो होता है ये आधा का और खष्टी सा से बनता है। खष्टी सा को भी आप अगर आधा कर दोगे ना तो इधर आ जाएगा, मतलब निकालोगे तो आ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 3 वर्ण नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा का आपका रहेगा, खष्टी सा रहेगा, का और खष्टी सा। यही आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। जल्दबाजी करेंगे तो इसमें गलती हो सकती है। और एक चीज़ और बता दें, देखिए छा का निर्माण का से आया है ना, तो वर्णमाला में छा का स्थान क्या है? का के बाद आप सोचते हो, आप पढ़ते हो खा होता है ना, का के बाद आता है छा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि छा का वर्णमाला में स्थान कहाँ पर है? तो छा का वर्णमाला में स्थान का के बाद है और खा के पहले है ना। का के बाद है और खा के पहले है। तो ये चीज़ आपका स्पष्ट हो चुका होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन में कहा है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आप तो जानते हो ये छ, है ना, त्र, ज्ञ और ये स्र, यही आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनमें से आपका ज्ञ यहाँ पर दिया गया है तो यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, इस छा का निर्माण किससे होता है? आधा का और खष्टी सा से। त्रा का निर्माण किससे होता है? आधा ता और रा से, है ना। ज्ञा का निर्माण किससे होता है? आधा जा और य, है ना, यहाँ से। और स्रा का निर्माण किससे होता है? बड़ा सा आधा रहेगा, है ना, आधा रहेगा और रा रहेगा, है ना। स्रा ऐसे ये भैया, है ना, बड़ा सा और रा से इसका क्या होता है? निर्माण होता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। भैया हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33 और स्वर की संख्या कितनी होती है? और स्वर की संख्या होती है आपकी 11 और टोटल है ना हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। टोटल पूछेगा तो 52, व्यंजन पूछेगा तो 33, स्वर पूछेगा तो 11। अगर यहीं पर संस्कृत की बात होती तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है भैया? आपको बताना है तालव्य व्यंजन कौन सा है ना? तो देखिए ये टा ठा डा ढा, तो आप ये जानते रहिए ये मूर्धा होता है ना? ये क्या होता है? मूर्धा होता है। और ये ता जो होता है ये दंत व्यंजन होता है, ता वाली लाइन ता था दा धा, है ना? और चा छा जा झा यही आपका होता है क्या? तालव्य। तालव्य यही होता है। पा फा बा भा आप तो जानते होंगे ये क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? भैया प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है पार्श्विक ध्वनि है, उत्क्षिप्त है, प्राकंपित है, संघर्षहीन है। तो मैं बता दूं ये पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला केवल अकेला एक ऐसा व्यंजन है जो आपका पार्श्विक है। उत्क्षिप्त व्यंजन केवल 2 होते हैं जो आप यहाँ ट ठ ड वाली लाइन में पढ़ते हो। तो ड और ढ ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना। जब इनके नीचे आप ऐसे बिंदी लगा देते हो तो यही बन जाते हैं क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और प्राकंपित व्यंजन में केवल एक वर्ण आता है रा और संघर्षहीन व्यंजन में 2 वर्ण आते हैं या और वा, है ना? या और वा। एक चीज और याद रखना, या रा ला वा ये चारों जो होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं और ये चारों जो होते हैं इनको अंतःस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो देखिए ये अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर यही 3 होते हैं। इनको पूरा देख लेते हैं। तो एक होता है आपका अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है आपका क्या? पश्च स्वर, है ना? तो स्वरों को ही बांटना है अर्थात जो 11 ठू हैं उन्हीं को बांटना है। तो मध्य में देखिए यहीं से शुरुआत मध्य से करते हैं। छोटा आ यहाँ कर देंगे, बड़ा आ यहाँ कर देंगे, है ना? और इसमें अब छोटी ई बड़ी ई दोनों कर देंगे और यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों कर देंगे, है ना? री को छोड़ करके ए और ए यहाँ कर देंगे, है ना? ओ और औ यहाँ पर कर देंगे। दोस्तों देखिए समझ लीजिएगा यहाँ पर ओ और औ हो जाएगा, है ना? तो ये अग्र स्वर होते हैं, ये मध्य स्वर होते हैं और ये पश्च स्वर होते हैं। तो देखिए इसमें पश्च स्वर की बात किया है तो पश्च स्वर में आपका कौन आता है? पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ आता है ना? तो बड़ा आ आता है तो देखिए ये बड़ा आ रहेगा। छोटी बड़ी ये तो आपका अग्र स्वर हो गया, है ना? और ये आपका जो छोटा आ है ये आपका मध्य स्वर हो गया। तो आपका ऑप्शन ए ही आपका क्या होगा? सही होगा। इस चीज़ को आप ऐसे ही याद कर लो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें एक ही, मध्य में तो एक ही है ना? यहीं से ऐसे आप रिलेट करके याद करो, है ना? मैंने तो ऐसे ही याद करके रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भैया शुद्ध वर्तनी का चयन करने की बात कर रहा है ना? तो देखिए शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? ये आपका रासायनिक है शुद्ध वर्तनी, या रासायनिक है, या रासायनिक है ना? रासायनिक है या फिर रासायनिक है, तो कौन सा है ना? तो देखिए यहाँ पर आप तो जानते हो एक होता है रसायन, है ना? रसायन होता है कि नहीं? जब आप इसमें इक प्रत्यय जोड़ देते हो तो जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है ना तो देखो रसायन में हम इक जोड़ रहे हैं तो रसायन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजिंग करेगा। इस इक के जुड़ने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजिंग होगी और ये इक जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ये रा पर आ की मात्रा आ जाएगी, है ना? तो बन जाएगा रासायनिक, है ना? बाकी सब वैसे ही रहेगा, है ना? वैसे देखो समाज है ना, समाज में ईक जोड़ देते हैं सामाजिक बन जाता है। एक बार देख लीजिए, है ना? चीज़ें समझना जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर होता है रसायन, क्या होता है ऐसे, सॉरी समाज,
ऐसे ही होता है समाज। और इसमें जब हम जोड़ देते हैं इक ना, तो ये समाज में जो सा है उस पर आ की मात्रा बढ़ जाती है, सामाजिक, है ना। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, इक प्रत्यय जहाँ जहाँ जुड़ रहा है ना, वहाँ वहाँ आपका आगे वाले शब्द में आ की मात्रा को बढ़ा देता है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो पीछे वाले में हमने आपको सही उत्तर नहीं बताया है ना। तो यहाँ पर रसायन में रासायनिक हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रासायनिक, रसायन में इक जुड़ा है, रासायनिक बन जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द कौन सा शब्द सही है। सही शब्द चुनना है आपको। देखिए, ये सन्यासी लिखा है, ये भी सन्यासी लिखा है, ये सन्यासी लिखा है, ये सन्यासी लिखा है। तो आप तो ये दो ऑप्शन अपने आप ही अलग कर देंगे, इन्हीं दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे। याद रखना, सन्यासी में ऊपर ऊपर ये बिंदी भी रहती है और यहाँ ना भी रहता है, यहाँ जो बीच में ना दिया है ये भी रहता है ना। तो दोनों चीज़ें रहती हैं, तो यही वाला आपका सही रहेगा। ये आपके खोपड़ी में बैठ अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि बिंदी भी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, यही वाला आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं, ये आपका सही हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ए का निर्माण आ और ई से हुआ है, आ और ई से ए का निर्माण हुआ है ना। तो आ होता है आपका कंठ, ये क्या होता है आपका कंठ होता है, और ये होता है ई होता है आपका तालु, है ना। तालु से उच्चारित होता है, तो कंठ तालु आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपका, आपने देखा होगा, इसी तरह से ये आपका ओ जो होता है ना, ओ, ये ओ, ये किससे ओ का निर्माण हुआ है, आ और ऊ से ओ का निर्माण होता है। तो आ तो है कंठ और ये है ओष्ठ, तो कंठोष्ठ ये होता है, ओ क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कलम को चुनना पड़ता है, फिर इरेजर को चुनना पड़ता है ना। तो अभी मैं बहुत कम समय से इसको यूज कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। यहाँ पर इसको आपका अंडरलाइन किया गया था, ये शुद्ध करना है, कौन सा होगा शुद्ध, है ना। तो शुद्ध अशुद्ध आपको तैयार करना ही पड़ेगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो पुनरुत्थान होगा। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए साथियों, ये अपना 18वां क्वेश्चन है, और इसमें कहा है मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका परामुखापेक्षी, इस पर अंडरलाइन किया गया है, आपका इसे ही क्या करना है, शुद्ध करना है, यानी सही उच्चारण या सही लेखन कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, परा तो होता नहीं है, पर होता है ना। पर होता है तो पार वाला गलत हो जाएगा, और ये परा वाला दोनों गलत हो जाएगा, है ना। और पर मुखापेक्षी, पर मुखापेक्षी, पर मुखपेक्षी नहीं होगा, पर मुखापेक्षी ही क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी हमको यहाँ पर चुनना है ना। ये आपका जिजीविसा दिया है, जिजीविसा दिया है, जिजीविसा दिया है, मतलब सब उच्चारण करोगे तो वही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर सही कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जिजीविसा मीन्स होता है जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा को क्या बोला जाता है, जिजीविसा बोला जाता है। और सही शुद्ध वर्तनी इसमें जिजीविसा की ये वाली है ना। बहुत पूछा जाता है, और इसका अर्थ भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिजीविसा माने जीने की प्रबल इच्छा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना दोस्तों। ये देखिए अपना 20वां क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है यही आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, सबका उच्चारण तो लगभग एक जैसा ही हो जाता है ना। फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका आपका सही शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा होगा, संपूर्ण आपका जो पहला वाला लिखा गया है वही सही है।
ये देखिए अपना 21वां क्वेश्चन है और इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसमें अयाद संधि है। तो निम्नलिखित में से किसमें अयाद संधि है ये हमको पहचानना है। तो भैया अयाद संधि पहचानना है तो यहाँ पर शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। समपूर्ण का क्या हो जाएगा, समधन पूर्ण, समधन क्या हो जाएगा, पूर्ण, तब बनेगा संपूर्ण। और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, व्यंजन संधि मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि मिल जाएगी। और महौज का क्या हो जाएगा, महौज का महाधन ओज, है ना, महाधन ओज, और हो जाएगा महौज, है ना। आ और ओ मिल करके क्या बना लेंगे, औ बना लेंगे। जब आ और ओ मिलेंगे तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, है ना, वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। और व्यूह, देखिए व्यूह जो है इसको हम तोड़ेंगे, वी धन उह, वी धन उह नहीं, ऊह रहेगा, है ना, वी धन ऊह, तो बन जाएगा व्यूह, है ना। अब देखिए यहाँ पर वी में से ई और ऊ मिला है ना, ई और क्या मिला है, ऊ मिला है, अतः आपका ई और ऊ मिला है ना, तो यह आपका हो जाएगा गुण का विपरीत यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। और ये नाविक का नौ धन इक होगा, नौ धन इक, यहाँ पर औ और ई का योग हो रहा है, अतः इसी में क्या हो जाएगा, अयाद संधि हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें क्या बोला गया है, कहा गया है अन्वय में कौन सी संधि है। भैया अन्वय को आप तोड़ दीजिए, है ना, संधि विच्छेद कर दीजिए। अनुधन अय, अनुधन क्या बनेगा, अय, है ना। और आपको मैंने बताया है ई या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है, कब, जब आपका पहले रहेगा ई या उ तब, है ना। तो यहाँ पर उ वा में बदलेगा और जब ये क्या नाम है, उ जो उ की मात्रा है उ वा में बदलेगा तो ये ना आधा हो जाएगा, तो आ हो जाएगा आधा, ना हो जाएगा, उ बन जाएगा वा, और आ यहाँ पर जो आ है वो मात्रा के रूप में आएगा, तो आ की कोई मात्रा तो होगी नहीं, छोटा आ की, है ना, उसके बाद या, तो हो जाएगा अन्वय। तो अनुधन अय, यहाँ पर उ के बाद आ रहा है, अतः गुण का विपरीत होगा, तो गुण का विपरीत यण संधि होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। भैया द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो आप देखो यहाँ पर द्विग में ये खुद द्वि अपने आप में क्या है, संख्या है। तो जहाँ पर आपका संख्या पहले बताया जाएगा, है ना, वही क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। अब दशानन में देखिए यहाँ पर 10 क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन 10 है आनंद जिसके यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, अर्थात रावण। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गौशाला में कहीं आया ही नहीं है संख्या, है ना, तो यहाँ पर गौशाला में आपका तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। नवरत्न में देखिए यहाँ पर नौ रत्नों का समाहार कहा जाएगा, और नव रत्नों का समाहार, है ना, नौ रत्नों का समाहार कहा जाएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, नौ रत्नों का समाहार। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये है बहुब्रीहि, ये वाला है बहुब्रीहि, और ये है तत्पुरुष, और ये आपका क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है या समापिका है या असमापिका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समापिका और असमापिका इसको आप हटा ही दीजिए, क्योंकि ये क्रिया के रूप नहीं होते हैं, है ना। तो अकर्मक और सकर्मक में ही अब आपको पहचानना है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है दोस्तों, यहाँ पर अगर कर्म होता, कौन रहता, कर्म होता तो भैया सकर्मक होता, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। आकाश में यहाँ पर कारक चिन्ह आया है, और आप जानते हो कर्म कारक का चिन्ह को आता है। अगर को वाक्य में रह भी सकता है और वो छुपा भी रहता है, दिखेगा तब तो आसानी से पहचान ले जाओगे कि सकर्मक है, लेकिन अगर नहीं दिखेगा तो आप महसूस करना, है ना, महसूस करना। जैसे हम यहाँ पर कहें
हम ये कहें राधा पत्र लिखती है, तो राधा, अब मैंने ऐसे कह दिया राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है ना? तो यहाँ पर आपका को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर महसूस करो राधा पत्र को लिखती है। तो यहाँ पर को महसूस करोगे कि यानी को छुपा हुआ है, आप पहचानोगे तो जान जाओगे। तो यहाँ पर को है, दिख नहीं रहा था लेकिन छुपा हुआ था, तो ये कर्म कारक का चिन्ह यहाँ पर है तो सकर्मक होगा। ये राधा पत्र लिखती है, इसमें सकर्मक होगा, लेकिन यहाँ पर सकर्मक नहीं होगा, ये क्या होगा आपका अकर्मक होगा। अकर्मक सही है ना? क्योंकि में कारक चिन्ह आएगा नहीं। को लगाओ, देखो बैठ पाएगा, चिड़िया आकाश को उड़ती है, को नहीं में उड़ती है, यही सही होता है ना? तो को लगाने पर जब बैठ जाएगा तो जान जाना कि कर्म है, कर्म है तो सकर्मक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है संबंध कारक का चिन्ह क्या है। तो दोस्तों आप तो जानते होंगे कर्ता कारक का चिन्ह होता है, ने कर्म का होता है को, है ना? तो इस तरह से संबंध वाले को हम पहचाने तो कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का की के, देखो संबंध क्या आ रहा है, संबंध में संबंध का की के आ रहा है ना? तो का की के, है ना? संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, है ना? ये सब आते हैं, काकी के, नानी ने, रारी रे। तो ये रारी रे यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, ये सब होते हैं संबंध कारक के चिन्ह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 26वां क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 भेद होते हैं, अतः 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है शिव का विशेषण क्या है। भैया शिव का विशेषण आपको ढूंढना है, तो देखिए शिव से कौन सा ऐसा शब्द बनाया जाएगा जो क्या होगा कि विशेषता बतलाएगा, है ना? तो शिव का विशेषण होता है भैया शैव, और शैव ऑप्शन में है सी, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुमित सो रहा है ना? यही कहा है। अभी सकर्मक अकर्मक आप पहचाने थे ना, बस यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। सुमित सो रहा है, क्या यहाँ पर आप कहीं को सेट कर पा रहे हो? अगर को सेट हो जाएगा तब वह क्या होगा, आपका सकर्मक होगा। को नहीं सेट होगा तो क्या होगा, अकर्मक होगा। सुमित सो रहा है, यहाँ पर कहीं भी को हम घुसाएं तो घुसेगा नहीं, है ना? अतः ये सकर्मक नहीं है ना? तो अकर्मक होगा, है ना? और यहाँ पर प्रेरणार्थक हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जहाँ प्रेरणा दी जाती है, जैसे किसी को दौड़वाया जाता है ना? किसी खुद से खाना बनवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरित किया जाता है, किसी को तैरवाया जाए, है ना? तो वहाँ पर होता है प्रेरणार्थक। द्विकर्मक, जब वाक्य में 2-2 कर्म रहते हैं तब वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पर कर्म एक भी नहीं है तो 2 की तो बातें छोड़ दो, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी आपकी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। भैया आप दही में आप देख रहे होंगे बड़ी की मात्रा है, ईकारांत है, तो आप सोचते होंगे कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन याद रख लेना ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, यही सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और यही दोस्तों हमारा अपना अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर उत्तम, मध्यम और अन्य दिया है, तो देख लीजिए उत्तम में केवल आता है कौन, मैं, और मैं का बहुवचन आप बनाओगे यहाँ पर मैं, मुझे, ये क्या हो जाएगा, उत्तम में आ जाते हैं। मध्यम में आता है श्रोता, देखो जो बोल रहा है वह अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, तो उत्तम में वक्ता आता है, वक्ता अपने लिए कौन सा प्रयोग करता है, मैं और मुझे। और श्रोता, श्रोता के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है ना? तुम का प्रयोग किया जाता है, तुम, आप, ये सब मध्यम में आते हैं, है ना? और ये अन्य, अन्य में जो मौजूद नहीं है, जैसे वह है ना, वे है, वह हो गया, वे हो गया, ये सब अन्य होते हैं। तो मुझे कौन सा होगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो आज का दोस्तों हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी ज़्यादा बातें बोल दी हैं, है ना? तो इसमें आप अगर ये सोचते हैं कि बोरियत हो रहा है तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, है ना? आपको कंटेंट को बड़े अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है और बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपका ये भूले ना और आप एग्जाम में अच्छे से इन क्वेश्चनों को मैनेज कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।